नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। भागलपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सब्जी मंडी में भीषण आग लगी है। 20 से 25 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझा चुकी है। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास की यह घटना है। घटनास्थल से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर रेलवे स्टेशन के समीप उल्टा पुल के नीचे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है आग लगी है और आग शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है और आग में तकरीबन 25 से 30 दुकान जलकर राख हो गए हैं। यहाँ पर गश्ती गाड़ी थी, गश्ती गाड़ी ने आग लगने की सूचना जो है वो फायर ब्रिगेड की दी और नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन की गश्ती गाड़ी थी उन्होंने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन लाखों का नुकसान बताया जा रहा है और शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। तकरीबन 20 से 25 दुकान जलकर पूरी तरह से राख हो गए हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में एक और शराब कांड देखने को मिला है। शराब पीकर एक युवक बीमार पड़ गया है। परिजन शराब पीने की बात कह रहे हैं और एक निजी अस्पताल में फिलहाल उस युवक का इलाज चल रहा है। गोरौल का रहने वाला है रजनीश। सरकारी अस्पतालों में उसका इलाज नहीं हुआ। सदर अस्पताल ने पीएमसीएच रेफर किया। युवक के पिता ने बताया कि शराब पीने से ही युवक गंभीर रूप से बीमार पड़ा है। पीड़ित तो रजनीश कुमार गोरौल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। रजनीश के पिता ने बताया कि वो सबसे पहले रेफरल अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में भी रेफरल अस्पताल का पर्चा देखते ही डॉक्टरों ने बगैर कोई जोखिम उठाए तत्काल ही रजनीश कुमार के परिजनों को पटना पीएमसीएच ले जाने की बात कह दी। 2 सरकारी अस्पतालों से बगैर पूरे इलाज के रेफर किए जाने के कारण परिजनों ने हाजीपुर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हम यहाँ कोर्ट में हाजीपुर आए थे और फोन हुआ कि बच्चे का तबीयत जो है से खराब है, तो हम जो है सो वहाँ पर गए तो देखे कि नशे के हालत में पाया, तो उसको हम बुला के ले गए घरे और समझाया बुझाया, बात नहीं हुआ। 2 थप्पड़ हम उसको मारबो किया। तो किस तरह के नशे में था लड़का? वो पान पुड़िया खाए हुए था, पिए खाए हुए था, है ना, शराब भी पिए हुए था। बक्सर में पुलिस ने 1,50,000 रुपए की शराब बरामद की है। शराब के साथ पुलिस ने 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। कार से शराब की तस्करी की जा रही थी। हरियाणा नंबर कार से यूपी से शराब की खेप लाई जा रही थी। गिरफ्तार तस्करों से मुफस्सिल थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। पटना सिटी में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की अपने घर से कोचिंग गई थी। लौटते वक्त मोहल्ले के ही एक लड़के गोलू ने उसे एक कमरे में लेकर गया, जहां 4 लोग पहले से मौजूद थे। सभी ने उसके साथ रेप किया। जब लड़की रात को घर नहीं लौटी, तब घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की। अगले दिन लड़की एक मंदिर के पास मिली। लड़की की मेडिकल जांच करा ली गई है। 5 आरोपियों में एक ऑटो ड्राइवर भी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक लड़की है जो उसने कंप्लेन दर्ज कराई है बाईपास थाना में, और उसकी कंप्लेन में हम लोग ने तुरंत एफआईआर करी और लड़की को मेडिकल के लिए भेजा गया। उसने 5 लोगों पे आरोप लगाया है कि उसके साथ रेप किया गया है। उसमें उसने बताया कि एक लड़का उसको ले गया रूम पे और बाकी 4 लोग उस रूम पे थे और उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। फिर एफआईआर दर्ज हो गई, मेडिकल उसका हो गया है और इसी पे हम लोग जांच कर रहे हैं। जो भी लोग हैं उनके जो भी नाम दिए हैं लड़की ने, उनके ऊपर छापेमारी भी की गई और उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कैमूर के अखलासपुर गांव में बच्चा अपहरण केस में पुलिस पब्लिक के बीच झड़प हो गई। लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी को चोट लग गई। पत्थरबाजी के बाद पुलिस की ओर से लाठीचार्ज भी किया गया।
कैमूर एसपी मिहान लाल शर्मा ने बताया कि अखलासपुर गांव से एक बच्चा गायब था, जिसके बाद अखलासपुर के ग्रामीणों की ओर से अपहरण के संदेह के आधार पर उसी गांव के अभय प्रताप सिंह को बंदी बना लिया गया था, जिसको छुड़ाने गई पुलिस के साथ लोगों की झड़प हो गई। हालांकि आरोपी के घर से बच्चा मिल गया और पुलिस ने बच्चा किडनैप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल गांव में हालात काबू में हैं। इसमें एक मामला ये आया है कि एक बच्चा गायब था, तो पुलिस को सूचना दी नहीं गई थी, लेकिन जिसके व्यक्ति पे इन लोगों को संदेह था, ग्रामीणों को, उसको बंधक बना लिया गया था। अभय प्रताप सिंह नाम का व्यक्ति है। बाद में जब पुलिस को पता चला तो पुलिस गई, तो फिर पुलिस से पथराव किया जाने लगा। पूर्णिया जंक्शन पर आरपीएफ जवान की जांबाजी से एक बुजुर्ग यात्री की जान बच गई। इस जांबाजी का वीडियो एनएफएल मंडल ने अपने आधिकारिक पेज पर शेयर किया है। पूर्णिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आरपीएफ कांस्टेबल संजीव कुमार सिंह ड्यूटी पर तैनात थे। इस दौरान पूर्णिया सहरसा पैसेंजर ट्रेन के यात्री ट्रेन में चढ़ने लगे और उसी दौरान गिरने लगे, लेकिन अनहोनी होने से पहले आरपीएफ के जवान ने जान पर खेलकर यात्री को प्लेटफॉर्म की तरफ खींच लिया। विभाग की ओर से इस जवान को सम्मानित किया जाएगा। सीवान में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एम्बुलेंस में डांसरों के अश्लील डांस का यह वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि 3-4 लोग एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं और डांसर अश्लील गानों पर डांस कर रही है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो दरौली प्रखंड स्थित बबनौली के एक अस्पताल का है। किसी कार्यक्रम में डांसर डांस कर रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं। यह यात्रा 5 जनवरी से शुरू होकर 29 जनवरी तक चलेगी, जिसकी शुरुआत पश्चिम चंपारण से होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री सरकारी कामकाज की जमीनी हकीकत जानेंगे, साथ ही योजना से संबंधित क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। यात्रा के दौरान जिला स्तर पर समीक्षा बैठक होगी और शराबबंदी पर भी फोकस रहेगा। अधिकारियों की टीम इस गांव में लगी हुई है। जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री हर वर्ष यात्रा होती रही है और कोरोना काल में कुछ समय तक यात्रा नहीं हुई है। यह निर्णय राज्य सरकार ने लिया है कि इस वर्ष समाधान यात्रा के रूप में यात्रा होगी और जो कार्यक्रम है वो 5 से निर्धारित है, 5 से लेके आगे निर्धारित हैं। लेकिन मौसम की स्थिति को देखते हुए 4 को हम लोग जो यात्रा है वहाँ वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में पहुंचेंगे और जो 5 तारीख है वहाँ पश्चिम चंपारण में योजनाओं का भ्रमण होगा। और कल रात में ही चाहते हैं पहुंच जाएं वहाँ, ताकि पूरा दिन ठीक से हम कर लें। तो वो सब सोच रहे हैं, अब देखें जैसा मौसम कैसा रहेगा, क्या उसी हिसाब से जाएंगे। तो हम तो सब जगह जा करके देखेंगे क्या हो रहा है, लोगों का बात भी सुनते रहेंगे। तो इसीलिए हम जा रहे हैं, पर्पस हमारा वही जो जा रहे हैं। अब बाकी तो जिनको जो मन में आवे करते न रहे, तो आप सब लोग जानते ही हैं। यंग भी है तो भी कुछ दिन पहले का कहानी तो जानते ही ना भाई। हम तो कभी किसी का जाके कहीं क्षेत्र में और हम सबकी बात को जानते हैं, समझते हैं और विकास के काम को देखते हैं। ये सब हम लोगों का पर्पस रहता है, वही देखना, ताकि सब जगह और भी बेहतर काम करवाना, यही इसी के लिए घूम रहे हैं। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर उनका मुंह खुल गया तो सभी की पोल खुल जाएगी। कहां से तेजस्वी यादव आरजेडी के पास ये पूरा दल चलाने के लिए पैसा कहां से आता है? नीतीश कुमार के पास जदयू चलाने के लिए पैसा कहां से आता है? मेरा मुंह खुलवा दीजिएगा। तो हमने तो उन लोगों का भी काम किया है, तो किसी का
धोती और पैजामा नहीं बचेगा। इसलिए हम उनके विषय में नहीं कहना चाहते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में जंगलराज की वापसी का आरोप लगाया है। 2024 को लेकर मिशन 40 पर बिहार के अपने पहले दौरे में ही मुजफ्फरपुर की सभा में नड्डा ने कह दिया कि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो विकास हो रहा था, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनते ही विकास की जगह अपराध ने ले ली। नड्डा के बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है। बिहार में 2024 को लेकर मिशन 40 पर निकले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए छोड़ने के बाद नीतीश कुमार पर अब तक का सबसे बड़ा जुबानी हमला किया है। बिहार दौरे के पहले ही दिन मुजफ्फरपुर पहुंचे जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में नीतीश सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। मैं आपको आगाह करता था कि अगर ये आरजेडी की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। और आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है। केंद्र से मिल रहे मदद को लेकर भी नड्डा ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कितनी भी मदद दे दी जाए, यदि धरातल पर भ्रष्टाचार हो तो उसका कोई भला नहीं कर सकता है। ऊपर से हम लक्ष्मी तो पूरी दे दें, लेकिन अगर नीचे जंगल राज हो तो लक्ष्मी का क्या करना? मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? अगर ऊपर से हम आपकी मदद भी कर दें और नीचे अगर जंगल राज हो तो क्या होगा? भ्रष्टाचार होगा, और भ्रष्टाचार के साथ साथ विकास में गतिरोध होगा। जेपी नड्डा ने नीतीश पर निशाना भोजपुरी अंदाज में भी साधा, लोगों को बताने की कोशिश की कि कैसे नीतीश ने जनता को धोखा दिया, जनता कैसे जवाब देगी। इसे बिहार के ही अंदाज में नड्डा ने बताया, सुनिए। मुझे मालूम है लालटेन क्या है, मुझे मालूम है रात कैसे गुजरती थी। ढिबरी जलावा हो, ढिबरी जलावा हो। बोलो नीतीश जी धोखा देलन की ना? धोखा देलन की ना? आयकर जवाब दिए जाएगी ना? जवाब दिया जाएगी ना? आज जवाब दिया जाए प्रजातंत्र के रूप में। कहा कि हम गणतंत्र के जननी के धरती पर खड़ा बा। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर नीतीश कुमार के साथ ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है और उनके दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने का दावा किया गया है। किसी की कह देने से कोई राज थोड़े ही आ जाता है। अरे वो तो कोई पार्टी को भी अपना अधिकार है घूमने का, उसमें क्या दिक्कत हो? कोई मतलब थोड़ी, हम सब चीज का कोई महत्व थोड़ी देते हैं। सबको अपना अपना करने का है, उसमें क्या दिक्कत? कोई बात नहीं। क्या बेचारे के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, क्या बोलने? दिल्ली में क्या हुआ आप लोग नहीं देख रहे हैं? ये कोई मतलब तो है नहीं ना, कुछ भी कह देने से कोई राज थोड़ी ना आ जाएगा। आंकड़ों पे बात कर लीजिए। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार की सभी 40 सीटों पर फोकस किया जा रहा है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र के पारू विधानसभा क्षेत्र में नड्डा की पहली सभा में जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश सरकार के खिलाफ बयानों के तीर छोड़े हैं, ऐसे में साफ है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को बीजेपी बेहद आक्रामक तरीके से लड़ने वाली है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से शैलेंद्र और पटना से रवीश नारायण की रिपोर्ट। तो वैशाली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया है। बिहार में इस सरकार से बीजेपी के अलग होने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह पहला कार्यक्रम था, जिसमें जेपी नड्डा ने महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा और खराब विधि व्यवस्था को लेकर बिहार में जंगल राज लौट आने का बड़ा बयान दे दिया, जिस पर सत्ताधारी दलों के नेताओं ने एक सुर में पलटवार किया है। मैं आपको आगाह करता था कि अगर ये आरजेडी की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। और आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है। बिहार में जंगल राज नहीं, बल्कि बिहार में जनता का राज्य स्थापित हो चुका है। और जहां तक जेपी नड्डा साहब बिहार की विकास की बात बोल रहे हैं, जेपी नड्डा जी को
बिहार की जनता को यह बताना चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब तक केंद्र की सरकार ने क्यों नहीं दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी आज जंगल राज का राग फिर से अलाप रहे। एक ही कैसेट बजा रहे हैं। बीजेपी जब तक सत्ता में रहती है तब तक इनको जंगल राज नजर नहीं आता है। बीजेपी शासित राज्यों में जंगल राज है, पूरे देश में जंगल राज है। बिहार में जनता का राज है, मंगल राज है। डबल इंजन के सरकार के रहते हुए अगर केंद्र से पैसा आया तो क्यों नहीं बिहार में डेवलपमेंट हो। बीजेपी नड्डा जी कुछ भी मत बोलिए, सिर्फ लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए किस तरह से जंगल राज वहां है। पूरा बिहार हाड़ कपाने वाली ठंड की चपेट में है। घने कुहासे की वजह से विजिबिलिटी घट गई है। घने कुहासे ने गाड़ियों और ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। ठंड के प्रचंड प्रहार से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बेगूसराय में पछुआ हवा की वजह से ठंड का प्रचंड प्रभाव जारी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ट्रेन और बस में सफर करने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग स्टेशन और बस पड़ाव के पास अलाव के सहारे ठंड से लड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यहाँ अलाव की जो व्यवस्था है वो लोग खुद कर रहे हैं या प्रशासन की तरफ से दिया गया है? खुद भी कर रहे हैं, थोड़ा प्रशासन से भी मिला है। यहाँ मिल जाता है कुछ, यहाँ जलावन का आग का सहारा लेते हैं हम लोग। ठंड है बहुत ज्यादा तो घूमने आए हैं। आग अच्छा, पता चला अलाव जल रहा है तो आए जी। क्या किस मतलब प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है या यहाँ के लोगों के द्वारा की गई? ये घूरा जो है ना लगा हुआ जो आग है ठंड के लिए, ये हम लोग आपस में मतलब इसको लगाए हैं। ठंड की वजह से ही हम जब स्टेशन पे उतरे, ट्रेन आने के भी काफ़ी टाइम है, लमसम 9-10 बजे के लमसम में ट्रेन है, और नीचे उतरे तो देखें यहाँ पे आग के कुछ व्यवस्था की गई है, तो आग के ही नजदीक ठहर गए हैं। और मुंगेर में कड़ाके की ठंड के बावजूद चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। जमालपुर स्टेशन चौक पर लोग कूड़े के ढेर में आग लगाकर तापते नजर आ रहे हैं। हालात का जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। पिछले 3 से 4 दिनों में ठंड में काफ़ी इजाफा हुआ है। कनकनी काफ़ी बढ़ गई है। जो हवाएं हैं, ठंड भरी जो हवाएं हैं, लोगों को जीना जो है वो मुहाल किए हुए है। जनजीवन को कहा जाए कि अस्त व्यस्त किया गया। इसके बावजूद जो जिला प्रशासन हो या निगम हो, अब तक जो चौक पे है वो अलाव की व्यवस्था नहीं की है। आप देख सकते हैं कि जो लोग भी हैं वो अपने जो है नीचे के जो कूड़ा करकट है, जो पन्नी जला के जो वो तापने में लगे हुए हैं। ये जो है वीवीआईपी चौक कहा जाता है। यहाँ पे जितने भी फल के ठेले लगते हैं, सब्जी के ठेले लगते हैं, जो छोटे छोटे दुकान है वो लगते हैं, लेकिन फिर भी जो है अलाव की यहाँ पे व्यवस्था नहीं की गई है। हम ही जाने अलाव की व्यवस्था की गई है यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? लकड़ी गिरना चाहिए, ठंडा बहुत जाती है, चलना चाहिए कुछ लकड़ी को सरकार की तरफ से। कुछ नहीं जल रहा है अभी, कुछ नहीं जला है। कुछ नहीं बताया कई लोग गरीब पहाड़ से 10-15 लोगों को बस्तर उस्तर न है और कम्बल उम्बल ठंडा। यहाँ पे क्या अलाव की व्यवस्था भी नहीं की गई है? क्या चाहते हैं आप लोग? लकड़ी चाहिए इन लोगों को, जो बस्तर न कम्बल उम्बल दीजिए। गरीब लोग 3 लोग हैं। ये शहर का मुख्य चौक है। इन चौकों पे अगर अलाव की व्यवस्था नहीं है तो अन्य चौकों की क्या हाल होगी? हम भी चाहेंगे कि जिला प्रशासन हो या निगम हो, इन चौकों पे अलाव की कम से कम व्यवस्था करे, ताकि जो ठेले वाले हैं, जो खोइचे वाले हैं, जो यहाँ पे दतमन बेचने वाले हैं, वो जो ठंड से है जो निजात पा सकें। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। और उधर नालंदा में तेज पछुआ हवा के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं इस कपकपाती ठंड में यूपी से करीब 10 से ज्यादा लोग नालंदा पहुंचकर जड़ी बूटियां बेच रहे हैं। ये सभी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के रहने वाले हैं और खुले आसमान के नीचे त्रिपाल पॉलिथीन के भरोसे रात गुजार रहे हैं।
लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के बिहार से स्थित कारगिल मोड़ पर, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से यूपी के चित्रकूट से कई परिवार बिहार से आकर अपनी पेट की आग बुझा रहे हैं। और इस तरह से कहा जाए तो कड़कड़ाती कपकपाती ठंड जो 10 से 12 डिग्री है, वहां तक जो है यहाँ पर खुले आसमानों के नीचे रहने को मजबूर है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है एक तिरपाल है, और तिरपाल जो ओस से बचने के लिए तिरपाल लगाई हुई है, और जो है चारों ओर से खुला हुआ है। और इस तरह से कपकपाती ठंड में, तेज पछुआ हवा में भी ये सोने को मजबूर है। यहाँ पर जो है कि तिरपाल देख सकते हैं, ये तिरपाल है, और तिरपाल के सहारे किस तरह से जो है कि छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पर छोटे बच्चा भी है, और यहाँ जो है उनके पिताजी है वो सोए हुए हैं एक तिरपाल के सहारे खुले आसमानों के नीचे जो है सोए हुए हैं। रात में कैसे बसर कर रहे हैं? कैसे गुजारे, जैसे भगवान गुजरा ऐसे गुजार रहे, क्या करे। तो पेट नहीं होता तो भेंट नहीं होता किसी से, गरीब का कोई फायदा नहीं कर रहा, क्या करेंगे। तो कड़कड़ाती ठंड, काफी ठंड लग रही है। ठंड तो लग रहा है, तो क्या करेगा, वो ठंड लग रहा है, गरीब के बाप क्या करेगा। यूपी से। तो कहाँ के रह रहे हो, क्या काम करते हो? जड़ी बूटी बेचते हैं, तेल बेचते हैं दर्द वाला, बस उसी में पेट गुजारा कर रहे हैं ठंडी में। जो है परिवार जो है यूपी से यहाँ पहुँचे, उन्होंने मदद की गुहार लगा रहे हैं, खास करके इस कड़कड़ाती ठंड में जो है कि अलाव के साथ साथ जो है कंबल आदि की व्यवस्था कराने की मांग कर रहे हैं, ताकि इनकी जो है जो ठंड जो है उससे बचा जा सके। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और बड़ी खबर देवघर से है, जहां घनी कोहरे की वजह से देवघर एयरपोर्ट पर बड़ा असर दिख रहा है। 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक यानी पिछले 3 दिनों में देवघर एयरपोर्ट से एक भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई है। लो विजिबिलिटी की वजह से यहां से दिल्ली और कोलकाता की उड़ान रद्द कर दी गई हैं। हालांकि उड़ान रद्द होने के बाद यात्रियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो दी जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की माने तो जल्द ही DVOR मशीन चालू होने से घने कोहरे में भी विमानों का परिचालन हो सकेगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं देवघर संवाददाता मनीष दुबे। देख लीजिए मेरा कैमरा स्क्रीन में दिख जाएगा। वर्ष 2022 के अंतिम दिन से लेकर नए वर्ष के 2 दिनों तक लगातार देवघर एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। 3 दिनों से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। एयरपोर्ट सूत्रों की माने तो जो भी सुविधाएं होती है इंडिगो कंपनी के द्वारा, जो कस्टमर को फ्लाइट रद्द करने के बाद जो सुविधाएं दी जाती है वो सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है। लो विजिबिलिटी घने कोहरे के कारण सभी फ्लाइटें जो हैं देवघर एयरपोर्ट से रद्द कर दी गई है। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के द्वारा बताया गया था कि जल्द ही DVOR मशीन यहां पर चालू हो जाएगी। उसके बाद घने कोहरे में भी जो है उड़ानें यहां से की जा सकेगी, और अभी लो विजिबिलिटी के कारण यहां से उड़ानें सभी रद्द हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और पूरे बिहार में तापमान की हम आपको जानकारी दें। गया में न्यूनतम 7 डिग्री, अधिकतम 19 डिग्री। भागलपुर की बात करें, पूर्णिया में न्यूनतम 9 डिग्री, अधिकतम 22 डिग्री। और पटना में न्यूनतम 9 डिग्री, अधिकतम 19 डिग्री। गया में न्यूनतम 7 डिग्री, अधिकतम 19 डिग्री। मुजफ्फरपुर में न्यूनतम 8 डिग्री। सारण में न्यूनतम 8 डिग्री। आरा में न्यूनतम 8 डिग्री, जबकि नालंदा में न्यूनतम 8 डिग्री, अधिकतम 19 डिग्री। मुजफ्फरपुर में भी लगभग यही तापमान है। और इस वक्त बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पूर्णिया से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भीषण अगलगी में 5 घर जल गए हैं। आग में झुलसकर 3 मवेशियों की भी मौत हो गई है। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। अलाव से ये आग लगी है। 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। डगरुआ थाना के परसराय गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो पूर्णिया में अलाव से निकली चिंगारी से करीब 5 घरों में आग लग गई। उसके बाद क्या तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं। घर में रखा सब कुछ जलकर राख हो गया। 3 मवेशियों की भी झुलसकर मौत हो गई।
पटना के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में दाखिले पर लगी रोक हटा ली गई है और अब यहां नए सत्र में यूजी के साथ पीजी में स्टूडेंट दाखिला ले सकेंगे। राज्य सरकार की तरफ से 31 मार्च तक कमियों को दूर किए जाने की बात पर NCISM यानी नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने अनुमति दे दी है। पत्र मिलने के बाद प्राचार्य के साथ साथ स्टूडेंट्स में भी खुशी देखी जा रही है। कॉलेज की ओर से BCECE को यूजी के 125 और पीजी की 85 सीटों के लिए काउंसलिंग करने को लेकर पत्र भेज दिया गया है। कॉलेज प्रशासन और स्टूडेंट से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। पटना के आयुर्वेदिक कॉलेज को आखिरकार दाखिले की अनुमति मिल गई है, यानी अब कॉलेज जो है यूजी के साथ साथ पीजी में दाखिला ले सकेगा, जिसको लेकर NCISM से पत्र भी मिल चुका है। अब कॉलेज प्रशासन में खुशी देखी जा रही है। तो इस वक्त हमारे साथ कॉलेज के छात्र भी हैं, साथ ही प्राचार्य हैं। सबसे पहले हम प्राचार्य से बात करते हैं कि उम्मीद थी आपको कि इतना जल्द जो है आपको परमिशन मिल जाए? बिल्कुल मुझे उम्मीद थी और सरकार के बड़े पदाधिकारियों के प्रयत्न से मुझे अंडर ग्रेजुएट में 125 सीट पर और पोस्ट ग्रेजुएट में 85 सीट पर 14 विषयों में नामांकन की अनुमति मुझे मिली है सेशन 22 और 23 के लिए। और अब इसके बाद BCECE से काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। हम लोगों ने सीट मैट्रिक बनाकर भेज दिया है और एप्लीकेशन का भी डेट वहाँ अनाउंस हो चुका है। जनवरी के लास्ट वीक में काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। कुल 210 छात्रों का जीवन आज उज्जवल हुआ। 125 यूजी के छात्र जिनको अगर नामांकन नहीं मिलता तो उन्हें बिहार में से बाहर जाकर उन्हें अध्ययन करना होता और 85 विशेषज्ञ चिकित्सक बन पाएंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है हम सभी को लोगों के लिए। खुशी है इस चीज के लिए क्योंकि हमारे कॉलेज में सिर्फ बिहार के ही नहीं अपितु उत्तराखंड, उड़ीसा, केरला, महाराष्ट्र हर जगह से बच्चे यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं। जैसे ही रोक लगी थी कितना बड़ा झटका लगा था स्टूडेंट्स को? काफी बड़ा झटका कहूँ तो काफी निराशाजनक था सभी बच्चों के लिए ये चीज के, क्योंकि ये मतलब पूरे प्रदेश का एक मेन मुख्यालय का एक मेन कॉलेज है जहाँ पे सभी बच्चे आके पढ़ते हैं और अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन NCISM से पत्र मिलने के बाद एक तरह से उम्मीद जगी है, खासकर वैसे छात्र जो अभी 2023 में दाखिला लेना चाह रहे हैं। क्वालिफाई करने के बाद भी उन्हें कॉलेज नहीं मिलता, लेकिन अब वो दाखिला भी ले सकेंगे। हालांकि बड़ी चुनौती ये है कि जो शिक्षक हैं उनके खाली पद जो है आखिर कब तक भरे जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।